3 सितंबर साल 1878 शाम के 6:30 बज रहे थे और प्रिंसेस एलिस जहाज सियरने से वापस लंदन की तरफ लौट रही थी। बेसिकली प्रिंसेस एलिस एक इम्प्रेसिव एवरेज साइज जहाज थी, 220 फीट लंबी और 432 टन की, यानी टाइटैनिक से 4 गुना छोटी। और वजन की बात करें तो टाइटैनिक से 25 गुना कम। और ये जहाज चल रही थी लंदन की फेमस थेम्स नदी में। सफर सिर्फ 5 घंटे की थी और ये एक्सपेक्टेड थी कि रात 11 बजे तक ये जहाज वापस लंदन पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाती। और बात करें प्रिंसेस एलिस के फैसिलिटीज की तो यहाँ 950 लोगों को बैठने की कैपेसिटी थी और ये जहाज मून लाइट ट्रिप पर चल रही थी। यानी ये जहाज एक छोटी क्रूज शिप जैसी थी जहाँ लोग रात में ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते थे और रात के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए लोग रिलैक्स होकर ट्रैवल कर सकते थे। पैसेंजर्स के रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ मल्टीपल फैसिलिटीज थी, बार्स थी, म्यूजिक सिस्टम थी और यहाँ तक कि सलून्स भी थी। अब तक करीब 7:20 हो चुकी थी और सूरज डूबने से नदी में अंधेरा भी हो चुकी थी और ये जहाज थेम्स के ट्रिप कॉक पॉइंट तक पहुंचती है। और इसी जहाज में यहाँ एक हैरी नाम का लड़का भी था और वो प्रिंसेस एलिस को नदी में थोड़ा बेंड होते हुए देखता है। और जैसे ही ये जहाज थोड़ा आगे बढ़ती है तो हैरी एक दूरी पर सामने एक दूसरे बड़े जहाज को देखता है। इसके लिए ये टेंशन की बात थी, तो वो एक क्रू से पूछता है कि क्या वो जहाज हमसे टकरा सकती है, लेकिन क्रू इसे साफ इनकार कर देता है, कहता है कि वो साइड से गुजर जाएगी। हैरी ने जिस जहाज को देखा था वो थी बाइबल कासल, जो कि एक स्टीम कार्गो शिप थी और इसे ओशियन में चलने के लिए बनाई गई थी। तो ऑब्वियसली प्रिंसेस एलिस से कई गुना बड़ी थी और हेवी वेट को कैरी भी कर सकती थी। इसे कमांड की जा रही थी कैप्टन थॉमस हैरिसन के थ्रू और इन्हें थेम्स नदी के बिजी रिवर के अंधेरे माहौल में चलाने की एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं थी। और इस जहाज के आगे एक बो सेक्शन थी, फोर कासल, जिसके कारण जहाज के सामने देखना काफी मुश्किल थी। तो इसलिए यहाँ हमेशा एक क्रू को रखी जाती थी आगे देखने के लिए। और जिस तरह से बाइबल कासल आगे बढ़ रही थी तो थॉमस को भी प्रिंसेस एलिस की एक ग्लिम्स दिखती है और इसे भी लग रही थी कि वो दोनों आपस में साइड से गुजर जाएंगे। लगभग 7:40 के बीच में प्रिंसेस एलिस के कैप्टन विलियम अचानक से अपने जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ देते हैं और यही मोड़ टकराने की सबसे बड़ी वजह बनती है। और ये मोड़ उन्होंने क्या सोच कर लिया था, इसके आंसर्स अभी तक हमारे पास नहीं है। और इसे होती है कि कैप्टन जहाज को एग्जैक्टली बाइबल कासल के सामने ले आती है और इसके कुछ ही मोमेंट बाद जहाज पे सभी पैसेंजर्स कैप्टन को पैनिक में चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। और जब वो सभी पैसेंजर्स मुड़कर देखते हैं तो वहाँ एक बड़ी ऊंची जाइगेंटिक जहाज इसके सामने अंधेरे से निकलते हुए दिखती है और वो जहाज प्रिंसेस एलिस से आकर टकराती है। बाइबल कासल के पायलट इमीडिएटली जहाज को फुल रिवर्स में करते हैं और उसी समय प्रिंसेस एलिस भी रिवर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो चुके थे। बाइबल कासल ने प्रिंसेस एलिस को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में काट दिया था और इस मोमेंट तक जहाज में क्योस मच चुकी थी। और जब तक बाइबल कासल रिवर्स हो पाती है तब तक प्रिंसेस एलिस पर बाढ़ आ चुकी थी। जहाज पर सभी लोग पैनिक में थे, औरतें बच्चे चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। इवन एक बार मैंने कैप्टन से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा वी आर सिंकिंग फास्ट, डू योर बेस्ट। ये उनके आखिरी शब्द थे और फिर वो नीचे गिरकर डूब गए। और देखते ही देखते पूरी जहाज सिर्फ 4 मिनट के अंदर डूब चुकी थी, जबकि टाइटैनिक में रफली 2000 लोग थे और उसे डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। जहाज से सिर्फ 170 लोग ही बच पाते हैं और बाकी के तकरीबन 750 लोग उसी थेम्स नदी में हमेशा के लिए दफन हो गए थे, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। लेकिन आपको पता है ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। डरावनी शायद गलत शब्द हो सकती है, डिस्गस्टिंग। यस, डिस्गस्टिंग शब्द यहाँ पर परफेक्ट सूट करेगी। दिस इज द स्टोरी ऑफ द सिंकिंग ऑफ प्रिंसेस एलिस, और उससे भी बुरा। लेकिन स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले लंदन की इन फेमस थेम्स नदी और वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे स्टोरी और ज्यादा क्लियर होगी और हमें मजा भी आएगी। लंदन में 1880s के दौरान बहुत गर्मियां थी और वहाँ की सबसे बड़ी नदी थेम्स बेसिकली एक ओपन सीवर बन चुकी थी। सारे ह्यूमन वेस्ट वहीं फ्लश हो रहे थे। हालांकि लंदन में ऑलरेडी सीवेज सिस्टम थी जो घरों से डिफरेंट चैनल के थ्रू दूसरे रिवर में बहाए जा रहे थे, लेकिन आखिर में मोस्टली सभी को थेम्स में ही बहाए जा रहे थे। और लंदन में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी पीक पर थी, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स भी डायरेक्टली गटर के थ्रू थेम्स में ही बहाए जा रहे थे। और अब तक थेम्स नदी धीरे धीरे खुद में ही एक गटर बन चुकी थी। हालांकि इस गंदगी से छुटकारा पाने के लिए कई तरकीबें लगाई जाती है, लेकिन आखिर में सभी प्लान्स फेल रहती है और फिर वो सभी वेस्ट नदी से जमा होकर किनारे पर आ जाया करते थे। और गर्मियों में इसकी महक बहुत ही डिस्गस्टिंग थी, जिसे मैं बता नहीं सकता। इनफैक्ट उस समय के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट माइकल फैराडे एक कोट में लिखते हैं, The feculence rolled up in the clouds so dense that they were visible at the surface। और ये जर्म थ्योरी से पहले की भी बात है। बेसिकली जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता था कि डिजीजेस जनरली माइज्मा और फाउल की वजह से स्प्रेड होती है, एंड आई थिंक विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और उस समय शहर में भी कॉलरा और प्लेग जैसी बीमारियां फैली हुई थी, तो सभी को लगती भी थी कि ये सब बीमारियां यहीं के वेस्ट प्रॉब्लम से हो रही है। और फाइनली वहाँ की गवर्नमेंट इसकी अर्जेंसी को रियलाइज करते हुए इसके लिए एक प्लान बनाती है। तो प्लान ये थी कि वेस्ट को डाइवर्ट करके सेंट्रल और वेस्ट लंदन, जहाँ बेसिकली रॉयल फैमिली और नोबेल लोग रहते थे, वहां से दूर कर दी जाएगी।
लंदन में विंड वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो करती थी, तो इंजीनियर वेस्ट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट को ईस्ट डायरेक्शन में पंप करते हैं, जिससे वेस्ट सिटी के एंड में चले जाए और इसमें लिमिट हो जाए। सो इसके लिए थेम्स नदी के जगह जगह पर पंपिंग स्टेशन बनाई जाती है, जिसमें एक विजुअली अट्रैक्टिव पंपिंग स्टेशन बनती है, क्रॉसनेस पंपिंग स्टेशन। इसके अंदर बड़े बड़े जाइगेंटिक पंप लगे थे जो वेस्ट को सीवर से एक मैसिव रिजर्वर में मूव करती थी, और जब टाइड की शुरुआत होती थी तो वेस्ट को थेम्स में रिलीज कर दी जाती थी और वेस्ट रिवर से बहकर नॉर्थ सी में चली जाती थी। और इस सिस्टम को डिजाइन किया था जोसेफ बज़ाइलगेट ने, इस महापुरुष ने। लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम यह थी कि ज्यादातर टाइम में वेस्ट रिलीज करने के बाद भी वो थेम्स में ही रह जाती थी। 3 सितंबर साल 1878, उसी दिन जिस दिन वो एक्सीडेंट होने वाली थी, उसी दिन क्रॉसनेस पंपिंग स्टेशन 75 मिलियन गैलन्स ऑफ अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट को थेम्स नदी में रिलीज करती है। उसी दिन विलियम अलेक्जेंडर एक स्टीवर्ड के तौर पर प्रिंसेस एलिस पर काम कर रहा था, और इस जहाज को बनाई गई थी क्वीन विक्टोरिया के सेकंड डॉटर के ऑनर में, जो कि कोइंसिडेंटली इसके डूबने के बाद उसकी भी कुछ महीने बाद मौत हो जाती है। खैर, विलियम का काम पैसेंजर्स को ध्यान देना था और मेनली केटरिंग के काम को मैनेज करना था। उस समय थेम्स नदी अभी से कहीं ज्यादा बिजी रहती थी, वहाँ कुछ ही आने जाने के ब्रिजेस थे, अदरवाइज वहाँ ज्यादातर लोग नाव से ही ट्रैवल करते थे। और उस समय नदी में स्टीम बोट के साथ साथ मर्चेंट शिप भी हुआ करती थी, और वहाँ के लंदन पोर्ट में एक टाइम पर 500 से ज्यादा शिप हैंडल होती थी। उसी दिन विलियम सलून में काम कर रहा था, जहाँ 15 लोग अंदर थे, लेकिन रात होते ही और भी लोग अंदर आते हैं क्योंकि बाहर में सर्दी थी। और उसी पैसेंजर्स में से एक 14 साल की बच्ची थी जिनके पिता थे रेवरेंड। रेवरेंड ने अपने बेटे और बेटी को लाया था घुमाने, और दोनों ठंड से बचने के लिए सलून्स के अंदर आए हुए थे। दूसरा आदमी जेम्स भी आया था अपनी माँ और आंट के साथ, और वहाँ एक हैरी था जो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ आया था, जो जस्ट शियरनेस आए थे और अब लंदन वापस लौट रहे थे। और बाहर ठंड थी तो हैरी बाहर ही रुका था, जबकि उनके ब्रदर इन लॉ सलून में रुके हुए थे। सो मेरे नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले मैं ये सभी को बता दूं कि जहाज के टकराने के बाद एक समय पर बहुत सारी स्टोरी चल रही थी, जो कि मैं सीक्वेंस वाइज में बताऊंगा, लेकिन रियलिटी में सभी साइमल्टेनियसली चल रही थी। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि जहाज किस तरह से टकराती है, तो अब डायरेक्ट एक्सीडेंट के बाद की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। जहाज के टकराने के बाद सलून के अंदर विलियम को दूसरी बार झटका महसूस होती है, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा वायलेंट थी। और जब वो डेक एरिया पर आता है तो उसे पैसेंजर्स की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। जहाज 2 भागों में स्प्लिट हो चुकी थी और पानी तेजी से अंदर आ रही थी। विलियम वापस सलून में भागता है और पैसेंजर को डेक पर आने को कहता है, क्योंकि जहाज क्लियरली इसे डूबते हुए दिख रही थी। हैरी विलियम और क्रू मेंबर के पीछे ही था, तो वो सोच रहा था कि इनके पास प्लान होगी, लेकिन असल में इनके पास कोई भी प्लान नहीं थी। केओस में हजारों लोग खुद को बचाने की डिस्परेटली कोशिश कर रहे थे। उन्हें कुछ न कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी कि वो पानी में सरवाइव कर सके। और उसी समय हैरी और विलियम के ऊपर बाइवल कासिल के क्रू कुछ लकड़ियां और रस्सी फेंकते हैं नीचे। वो सब इनकी पूरी मदद कर रहे थे। प्रिंसेस एलिस के कैप्टन कुछ क्रू मेंबर को लेकर जहाज के पिछले हिस्से में जाते हैं और वहां से कुछ लाइफ बोट्स को नीचे फेंकते हैं। कुछ लोग बाइबल कासिल की तरह से फेंकी हुई रस्सी में लटक रहे थे, कुछ ऊपर चढ़ने में भी सफल होते हैं और कुछ पानी में गिरकर डूब भी जाते हैं। टकराव से कुछ मिनट पहले रेवरेंड ने अपने बेटे को भेजा था अपनी बेटी को लाने, क्योंकि इसकी स्टॉप आने वाली थी, और जब तक वो अपने दोनों बच्चों को देख पाता तब तक क्रैश हो जाती है और वो पानी में गिर जाता है। कुछ समय तक वो किसी तरह बाइबल कासल से लटके हुए रस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन आखिर में किसी तरह एक छोटे नौई से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को कभी देख नहीं पाता। और जब ये सब हो रही थी तो हैरी डेक एरिया पर ठंड से कांप रहा था। इसके पास कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए। इसे लोग सिर्फ डूबते हुए दिख रहे थे। फिर कुछ मिनट बाद पानी इसके एंकल को कवर करती है, फिर इसको घुटने को, और फिर वो पूरे पानी के अंदर था। लेकिन पता है, ये पानी सिर्फ ठंड पानी नहीं थी, ये पानी रॉ सीवेज थी, ह्यूमन वेस्ट की एक थिक सूप। जो लोग गर्दन तक डूबे हुए थे वो रियलाइज करते हैं कि वो ह्यूमन वेस्ट की नदी में डूबे हुए थे। सर्वाइवर बाद में प्रेस को बताती है कि पानी की स्मेल और टेस्ट इतनी बुरी थी कि वो बता नहीं सकते, इसके लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। इसी में एक सर्वाइवर कहते हैं, मैंने पानी में कुछ अजीब चीज नोटिस की। पानी की महक और टेस्ट बहुत ही बुरी थी, और जब मेरे डुबकी लगाने के बाद पानी मेरे मुंह के अंदर आई, और तब मुझे रियलाइज हुई कि इसकी गंदी टेस्ट को मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकता था। पानी की स्मेल या फिर क्या गटर की स्मेल इतनी बुरी थी कि जब इसकी सैंपल जज के सामने रखी गई तो वो फ्लास्क को प्रॉपर खोलकर देख भी नहीं पा रहे थे। इवन एक केमिस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि पानी से तो गंदी स्मेल आ ही रही थी, और दूसरी पानी में बुलबुले थी जैसे कि सोडा, और वहां से काली काली गैसेस निकल रही थी। इसकी स्मेल इतनी बुरी थी कि लोग इसको जस्ट स्मेल करने के बाद ही बीमार पड़ सकते थे। खैर, हैरी उस गंदे पानी के अंदर था और तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत से इसे बाइबल कासल की एक रस्सी लटकी हुई मिल जाती है, और कुछ समय बाद वहाँ एक छोटी नाव आती है और इसे बचा लेती है। अनफॉर्चुनेटली वो इसके बाद अपने ब्रदर इन लॉ को दोबारा नहीं देख पाता। अब तक जहाज ऑलमोस्ट डूबने ही वाली थी, और विलियम एक औरत की मदद कर रहा था जिसे तैरनी नहीं आती थी। वो उस औरत को अपने कंधे पर उठा लेता है, और प्रिंसेस एलिस के डूबने से कुछ ही मोमेंट पहले वो पानी में जंप करता है।
और जब तक वो उस औरत को नदी के किनारे लेकर पहुंचने वाला था कि वो औरत स्लिप कर जाती है, क्योंकि उस औरत ने उलेन वाले कपड़े पहने थे और हम सबको पता है उलेन वाले कपड़े कितनी जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करती है। और जब तक विलियम डाइव करके पानी के अंदर जाता है, वो औरत कहीं ज्यादा गहराई में जा चुकी थी और अब उसे बचानी इम्पॉसिबल थी। कुछ मिनट पहले जब बाइबल कासल ने प्रिंसेस एलिस को हिट किया था तो जेम्स ये सब होते हुए देख रहा था, तो वो तुरंत सलून की तरफ भागता है अपनी माँ और आंट को खोजने के लिए। लेकिन जब तक वो पहुंचता, पानी इसके पैर तक आ चुकी थी। पानी की लेवल इनक्रेडिबली तेजी से बढ़ रही थी, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो वो वापस मुड़कर भाग आता है और वो एक लाइफ बोट में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ सभी लोग पैनिक में थे, जिसके कारण वो पानी में गिर जाता है और इसे पानी में तैरनी भी नहीं आती थी। और फिर किस्मत से एक क्रू बाइबल कासल से एक रस्सी फेंकता है और इसकी जान बच जाती है। पानी में सैकड़ों लोग चिल्ला रहे थे। रात के अंधेरे में क्योस मच चुकी थी। छोटे छोटे दर्जनों नाव यहाँ आते हैं रेस्क्यू के लिए, और इन सब छोटे छोटे नाव के बीच में लगभग 300 मीटर की दूरी पर प्रिंसेस एलिस के सिस्टर जहाज ड्यूक ऑफ टेक भी आ चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक वो यहाँ पहुंचते हैं तब तक पूरी जहाज डूब चुकी थी। जो लोग पानी में तैरने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उनकी हलचल भी बंद हो चुकी थी। वो मूव नहीं कर रहे थे, वो सब मर चुके थे। प्रिंसेस एलिस कंप्लीटली डूब चुकी थी बाइबल कासल से टकराने के सिर्फ 4 मिनट में, और वो लाइफ बोट जिसे प्रिंसेस एलिस के पायलट ने पानी में उतारा था उसमें 70 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। लेकिन उस लाइफ बोट के कारण सिर्फ 40 लोग ही बच पाते हैं। विलियम, हैरी, रेवरेंड, जेम्स और साथ में 174 लोग ही इस कोलिजन में सरवाइव कर पाए थे। हालांकि कितने लोग मरे थे इसकी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 774 से 751 लोगों के बीच में मरने वाले की डेटा अवेलेबल है। और इसके एग्जैक्ट डेटा की ना होने की ये वजह थी कि उस समय थेम्स नदी में जहाज अभी के मॉडर्न डे बस सिस्टम की तरह चलती थी। पैसेंजर्स को टिकट लेने के बाद कोई भी जहाज में चढ़ने की एक्सेस मिल जाती थी और वो जो स्टॉप पर चाहे वहां उतर सकते थे, इसलिए पैसेंजर्स की एग्जैक्ट काउंटिंग करनी डिफिकल्ट थी। एक्सीडेंट के कुछ दिन और हफ्ते बाद थेम्स में डूबने वाली डेड बॉडीज धीरे धीरे बहकर किनारे पर आने लगती है। विक्टिम की डेड बॉडीज उस सीवेज से पानी में फुल्ली कवर हो चुकी थी और इसे हटानी इम्पॉसिबल थी, और इसके कारण आइडेंटिफिकेशन करने भी काफी मुश्किल थी। और इस रॉ सीवेज के पानी की वजह से डेड बॉडीज भी काफी तेजी से डिकम्पोज हो रही थी। सभी डेड बॉडीज को जमा करके लंदन के स्टीम बोट ऑफिस जो कि बुलविक में थी वहां रखी जाती है। न्यूज फैलने के बाद एक्सीडेंट में मरे हुए सभी लोगों के फैमिली मेंबर्स वहां आने लगते हैं। वहां भीड़ लग चुकी थी। जो बच्चे एक्सीडेंट में बच गए थे वो अपने माँ बाप को खोज रहे थे, और जो माँ बाप सरवाइव कर गए थे वो अपने बच्चे खोज रहे थे। जैसे कि एक बच्चा लंदन के बैंक में जाकर वहां पैसे उधार मांगने लगता है ताकि वो स्टीम बोट ऑफिस में जाकर वो अपने माँ बाप को खोज सके। लेकिन अफसोस उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप मर चुके थे, और यहाँ आने वाले ज्यादातर लोगों को बुरी खबर ही मिल रही थी, और कुछ केसेस में तो पूरी फैमिली ही डूब गई थी जिसे खोजने वाला कोई नहीं था। डाइवर्स थेम्स नदी के अंदर जाते प्रिंसेस एलिस के टुकड़े को बाहर लाने के लिए, और वहां वो देखते हैं लाशों की भीड़ गेट पर जमी थी बाहर निकलने के लिए। लेकिन उस पैनिक मोमेंट में एक साथ इतने लोगों को बाहर निकलनी इम्पॉसिबल थी, और बिल्कुल दूसरे लोग अपने सीट पर ही बैठे थे और वहां से वो जरा भी नहीं हिलते। शायद उन्हें रियलाइज हो चुकी थी कि वो बाहर नहीं निकल सकते। लोगों के ब्रांड न्यू कोट्स, टोपी जो रिवर में मिले थे वो जल चुके थे सीवेज वाटर के टॉक्सिसिटी से। वहां के डाइवर्स को हर एक डेड बॉडीज को ढूंढकर रिकवर करने के लिए 5-5 सीलिंग दिए जा रहे थे, और इनफैक्ट बॉडी को ढूंढने के लिए डाइवर्स के बीच में ही इनकी एक अलग ही कंपटीशन चल रही थी। पूरे मिशन में टोटल 640 डेड बॉडीज रिकवर हो पाती है और बाकी की डेड बॉडीज कभी नहीं मिल पाती। खैर प्रिंसेस एलिस के बो सेक्शन को बाहर निकाली जाती है, और आयरनी की बात यह थी कि इसे टो करके ले जाने वाली जहाज बाइबल कासल ही थी, और इस सिनेरियो को देखने के लिए नदी के किनारे सैकड़ों लोग आए थे। बाइबल कासल इसे ले जा रही थी लंदन के स्टीम बोट कंपनी के पास, जिस कंपनी ने प्रिंसेस एलिस को बनाया था। वो प्रिंसेस एलिस के इंजन को अपने पास रख लेती है और बाकी के हिस्से को स्क्रैप कर देती है, और अनफॉर्चुनेटली 6 साल बाद ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। 1883 के जनवरी में बाइबल कासल बे ऑफ बिस्के से गुजर रही थी, और तभी ये जहाज वहां के एक तूफान के चपेट में आ जाती है, और उसके बाद बाइबल कासल भी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। इस स्टोरी में प्रिंसेस एलिस से जुड़ी किसी भी चीज की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। इसे बनाने वाली वो कंपनी डूब चुकी थी, बाइबल कासल भी गायब हो चुकी थी, 750 लोग यहाँ मर चुके थे, और आखिर में जिसके ऑनर में इसे बनाई गई थी क्वीन विक्टोरिया के सेकंड डॉटर, उसके भी जहाज के टकराने के बाद कुछ महीने बाद मौत हो जाती है। और बात करें इस एक्सीडेंट में असल में गलती किसकी थी, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये आखिर में एक ब्लेम गेम बनकर ही रह जाती है, और लिटरली इसमें गलती किसकी थी इस पर आज तक डिबेट होती है। लेकिन कुछ भी हो, ये आखिर में ब्रिटिश वाटरवेज की हिस्ट्री में सबसे बड़ी लॉस ऑफ लाइफ थी। और क्योंकि उस समय शहर में कॉलरा और प्लेग जैसी बीमारियां एक्सट्रीम लेवल पर फैली हुई थी और हजारों के तादाद में लोग मर रहे थे, और इसी बीच ये हादसा हो जाती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अब पहले से कहीं ज्यादा प्रेशर पड़ रही थी,
और फिर वो सभी मिलकर सिंसियरली थेम्स नदी की सफाई पर ध्यान देना शुरू करते हैं। क्रॉसनेस पंपिंग स्टेशन में बड़े बड़े टैंक बनाई जाती है जिसे स्लज और लिक्विड वेस्ट को सेपरेट की जाए और फिर लिक्विड वेस्ट को थेम्स नदी में बहाई जाती है और स्लज को समुद्र में। हालांकि समुद्र में वेस्ट को डंप करनी अच्छे आइडिया नहीं थे, लेकिन ये उनका सिलसिला 1998 तक चलती है और फिर जाकर यूरोपियन यूनियन इस पर बैन लगा देती है। 1950 तक क्रॉसनेस पंपिंग स्टेशन बेकार हो चुकी थी, वहां जंग लगकर सब कुछ सड़ चुकी थी, लेकिन क्रॉसनेस से बड़ी बड़ी इंजन मूव करनी इम्पॉसिबल थी। तो किस्मत से कुछ लोगों की ग्रुप वॉलंटियर के तौर पर इस पर काम करते हैं और 1987 में इसे रिस्टोर कर देते हैं और अब ये क्रॉसनेस पंपिंग स्टेशन पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी और अब यहाँ विजिटर्स फ्रीक्वेंटली इसे देखने आया करते हैं। आज अगर लंदन के थेम्स नदी को देखे तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 150 साल पहले ये कैसी जगह थी। ये देखकर नजर आती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने लिटरली सच में इसके लिए मेहनत की है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये इतने बड़े डिजास्टर होने के बावजूद भी लोग इसके बारे में क्यों नहीं जानते। तो इसकी पहली जवाब आपने शायद गेस कर लिया होगा कि समय के अनुसार लोग भूल जाया करते हैं, और दूसरी ब्रिटिश गवर्नमेंट इस फेलियर को काफी हद तक छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग वर्किंग क्लास के लोग थे, वैसे नहीं जैसे कि टाइटैनिक में। हालांकि टाइटैनिक और प्रिंसेस एलिस के डूबने की गैप सिर्फ 30 साल की थी, ऑल्दो टाइटैनिक डिजास्टर के फेमस होने के दूसरे फैक्टर्स भी थे। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जो लोग भी प्रिंसेस एलिस में मरे वो कम से कम हमारे द्वारा याद रखा जाना डिजर्व करते हैं। सो गाइस, प्रिंसेस एलिस की डिजास्टर डॉक्यूमेंट्री यहीं खत्म होती है और इसके आर्टिकल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो जो भी इन डेप्थ में इसके बारे में पढ़ना चाहे वो जाकर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और शुक्रिया आप सभी का सब्सक्राइब करने के लिए, और मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।